बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के पास व्हाट्सएप भी होगा, फेसबुक भी होगा, इंस्टा भी होगा। आप एक एक बार इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप्स में या फेसबुक की टाइमलाइन पर आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने इंस्टा की टाइमलाइन पर शेयर करें या इंस्टा की स्टोरी पर इसका लिंक शेयर करें। जय भीम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के यूट्यूब चैनल पर। आज हम किसी किताब का रिव्यू नहीं करने वाले। आज हम एक किताब के कुछ अंशों को आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दलितों के साथ राजनीति या चुनाव के वक्त में जो उनके पैर धो के पिए जाते हैं या उनके घर में जो खाना खाया जाता है, ये कोई नया चलन नहीं है। ये आज से कई सालों पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा एक लंबे अरसे तक, क्योंकि दलित आज की डेट में एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है। ऐसे ही एक व्यक्ति रहे हैं इतिहास में, मोहनदास करमचंद गांधी, कथित महात्मा। उनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनके क्या विचार थे। एक किताब का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, एक था डॉक्टर और एक था संत। इस किताब में लेखिका अरुंधति राय लिखती हैं कि गांधी ने वाल्मीकियों को लपक लिया और उन्हें अस्पृश्यता अभियान का शो विंडो बना दिया। शो विंडो आप लोग सभी समझदार हैं, समझते होंगे। उन पर गांधी ने अपने सद्भाव और दान पुण्य के मिशनरी कृत्यों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने वाल्मीकियों को उपदेश दिया कि कैसे वे अपने पुरखों द्वारा दी गई विरासत से प्रेम करें, वह कैसे पकड़े रहें और कभी भी अपने वंशानुगत व्यवसाय के प्रति खुशियों से अधिक और अन्य किसी खुशी की आकांक्षा न पालें। आप इस चीज को समझ रहे हैं। एक व्यक्ति जो खुद बनिया है लेकिन महात्मा का चोला ओढ़ा हुआ है, खुद बनिया है लेकिन वकालत की है, खुद बनिया है लेकिन नेतागिरी कर रहे हैं, और वो दूसरे को वन व्यवस्था को किस तरह से मानना चाहिए उसके लिए उपदेश दे रहे हैं कि जो भंगी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उसको कि आप लोग किस तरीके से अपने वंशानुगत पेशे को, जो उनके बाप दादा करते आए हैं, वो पेशा क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। वो पेशा है अपने सर पर दूसरों का मल, दूसरों की टट्टी को ढोना अपने हाथों से। कई जगह पर आज की डेट में भी होता है कि हाथों से मानव मल को या टट्टी को उठाया जाता है, और कई जगह पर तो सरकार ये काम कराती है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर मशीनें होती हैं, लेकिन रेल की पटरियों पे मशीनें काम नहीं करती। वहां पर जो हमारे जो दलित समाज के, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, वो लोग अपने हाथों से ये काम करते हैं, और कई जगह तो उनको सही से ग्लव्स या जो औजार होते हैं वो भी मुहैया नहीं कराए जाते। तो आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो संत होने का दावा करता है, लोग जिसको संत मानते हैं और महात्मा मानते हैं, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर जातिगत कुंठा किस हद तक भरी हुई है। आगे लेखिका लिखती हैं कि अपने पूरे जीवन में गांधी ने पखाना साफ करना एक धार्मिक कर्तव्य है विषय पर काफी कुछ विस्तार से लिखा। इस बात से गांधी को कभी कोई मतलब नहीं रहा कि बाकी दुनिया में सब लोग अपना मल खुद साफ करते हैं और इस पर उन्हें आपत्ति भी नहीं होती। 8 जनवरी 1925 को भावनगर के काठियावाड़ा राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए गांधी ने कहा, यदि मुझे किसी पद की लालसा है तो उसका नाम है भंगी। गंदगी की सफाई एक पवित्र कार्य है जिसे एक ब्राह्मण के साथ साथ एक भंगी भी करता है। मुझे नहीं पता ब्राह्मण किस तरह की सफाई की बात करते हैं, सिर्फ वो एक ही सफाई करते हैं और वो है आपके जेबों की सफाई। ब्राह्मण इसके पवित्र होने के ज्ञान बोध के साथ करता है और भंगी बिना बोध के। आप समझ रहे हैं, और गांधी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो सफाई करता है उसका उसको ज्ञान होता है। जाहिर सी बात है, जब वो आपकी जेब साफ कर रहा है तो उसे पता है। लेकिन गांधी ये कह रहे हैं कि जब भंगी किसी की टट्टी उठाते हैं, किसी मानव मल उठाते हैं, तो उनको बोध नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए। मुझे हंसी, मतलब अंदर से एक चिढ़ छूट रही है कि एक इतने घटिया विचार रखने वाले व्यक्ति को ये देश महात्मा मानता है। न सिर्फ ये देश बल्कि पूरी
दुनिया उन्हें महात्मा मानती है। आगे इसी संबोधन में गांधी जी कहते हैं, मैं दोनों का ही आदर और सम्मान करता हूं। दोनों में से किसी की भी अनुपस्थिति में हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा। मुझे सेवा का मार्ग पसंद है, इसलिए मैं भंगी होना पसंद करूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सहभोज या अंतरजातीय विवाह करने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुम्हें परामर्श दे भी कैसे सकता हूं। मतलब एक तो वो ठीक है, आप किसी को परामर्श नहीं दे सकते, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस तरह आप एक भंगी होना पसंद कर सकते हैं, जबकि आप खुद एक बनिया हैं और बनियागिरी न करते हुए आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप संतबाजी कर रहे हैं, आप महात्मा का चोला ओढ़े हुए हैं और आप वकालत भी कर चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप भंगी हो जाएं। मुझे नहीं समझ में आता है किस तरह की उनकी सोच है। अब कई लोग आके मुझे बोलेंगे, अरे नहीं भाई, वो तो महात्मा थे, वो संत थे, तो इस वजह से उनकी ऐसी सोच थी। पर मैं आपको बता दूं, एक चतुर बनिया था, उन्हें पता था कि वो इस जन्म में तो भंगी नहीं बन सकते, उनको अगले जन्म ही लेना पड़ेगा, जो कि उनके धर्म के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से शायद होता होगा। साइंटिफिकली ऐसा तो मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं कि गांधी, फिर लेखिका लिखती हैं कि वाल्मीकियों के प्रति गांधी की तन्मयता बहुप्रचलित भंगी कॉलोनियों की यात्रा रंग लाई, बावजूद इसके कि उनका भंगियों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार था। 1946 में जब वे एक ऐसी कॉलोनी में रुके, आधे से अधिक निवासियों को उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया और निवासियों के झोंपड़ों को तोड़ फोड़ दिया गया और उनके स्थान पर साफ सुथरी झोंपड़ियों का निर्माण किया गया। झोंपड़ियों के प्रवेश द्वार और खिड़कियों को खस चटाई से टाप दिया गया और गांधी की यात्रा के दौरान उन खस चटाई के ऊपर पानी छिड़ककर लगातार उन्हें भिगोए रखा गया ताकि ठंडक पैदा हो सके। स्थानीय मंदिर की रंगाई पुताई की गई और ईंटों के नवीन पथ बनाए गए। मार्गेटा बोरके व्हाइट एक फोटो पत्रकार को लाइफ पत्रिका के लिए दिए गए एक साक्षात्कार में बिड़ला कंपनी के दीनानाथ त्यांग ने अछूतों की कॉलोनी में किए गए सुधार के बारे में बताया। हमने पिछले 20 वर्षों से गांधी की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। फिर आगे लेखिका लिखती हैं, विद्वान विजय प्रसाद द्वारा लिखे वाल्मीकि श्रमिकों के इतिहास में उनका कहना है, जब गांधी ने मंदिर मार्ग पूर्व में रीडिंग रोड स्थित वाल्मीकि कॉलोनी की 1946 में यात्रा की तो वाल्मीकि समाज के साथ भोजन करने से मना कर दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने एक और रेफरेंस दिया और उस रेफरेंस में लिखा, ये पूरा का पूरा कोटेशन है, कहीं से कोट किया गया है, किसी दूसरी किताब या किसी दूसरे लेख या उस समय के तत्कालीन किसी पत्रिका या किसी लेखक ने जो लिखा होगा वहां से उठाकर लेखिका ने यहाँ पर दिया है। आप मुझे बकरी का दूध भेंट कर सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं उसकी कीमत का भुगतान जरूर करूंगा। यदि आप उत्सुक हैं कि मैं आपके द्वारा पकाया गया भोजन करूं तो आप यहाँ आ सकते हैं और मेरे लिए मेरा भोजन यहीं पका सकते हैं। उस समय के वाल्मीकि बड़े बूढ़े क्षोभ से भरकर गांधी के पाखंड के इस किस्म के अनेकों किस्से बताते हैं। जब एक दलित ने गांधी को सूखा मेवा दिया तो गांधी ने वो मेवा अपनी बकरी को खिला दिया, यह कहते हुए कि मैं ये मेवा बाद में खा लूंगा बकरी के दूध में। गांधी का लगभग सारा भोजन, मेवा और अन्य बिड़ला हाउस से आता था। वे दलित से यह सब स्वीकार नहीं करते थे। इनकलाबी वाल्मीकि अम्बेडकरवाद की शरण में चले गए, जो गांधी के इन मुद्दों पर खुलकर टकराते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि गांधी ने जो चोला पहन रखा था, वो चोला अभी तक वैसा का वैसा है, अभी तक उतरा नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज में ही बहुत सारे गांधी के हरिजन हैं जो आज तक अपने को हरिजन ही कहलवाना पसंद करते हैं और हरिजन ही कहते हैं। तो जो लोग आज की डेट में कांग्रेस के साथ हैं, मेरा मानना है कि वो गांधी के हरिजन हैं, मेरा मानना है कि वो गांधी के गुलाम हैं। तो ये थे गांधी के विचार वाल्मीकि या भंगी समुदाय के लिए, जो कि दलित वर्ग का अभिन्न हिस्सा है।
इसी के साथ गांधी के विषय में जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि उनका एक निबंध था आदर्श भंगी, उस निबंध की भी बात की जाए। उस निबंध में भी क्या लिखते हैं गांधी, उस पर बात करना जरूरी मैं समझता हूं। आदर्श भंगी नाम का जो निबंध गांधी जी ने लिखा था, उसमें गांधी क्या लिखते हैं? ब्राह्मण का कर्तव्य है आत्मा की स्वच्छता की देखभाल करना, भंगी का कर्तव्य है समाज के शरीर की स्वच्छता की देखरेख करना। और फिर भी हमारे शोक में डूबे भारतीय समाज ने भंगी के ऊपर त्याज्य चंडाल के रूप में ठप्पा लगा दिया, उसे सामाजिक मापदंड के बिल्कुल निचले तल्ले पर लाकर छोड़ दिया, उसे केवल ठोकर मारने और गाली देने के काबिल समझा। एक पशु जो स्वर्ण लोगों की झूठन खाकर जीवित रहे और गोबर के ढेर पर निवास करे। यदि हमने भंगी की हैसियत को ब्राह्मण के समकक्ष उचित मान्यता दे दी होती तो आज हमारे गांव और उसके निवासी स्वच्छता और उत्तम व्यवस्था की उज्जवल तस्वीर होते। और मैं इसलिए बेझिझक और बिना शक दो टूक शब्दों में यह कह सकता हूं कि जब तक ब्राह्मण और भंगी के बीच की असमान पहचान मिटाई नहीं जाएगी, हमारा समाज स्वस्थ, समृद्ध, शांति और खुशियों से हमेशा वंचित रहेगा। अब यहाँ पर एक निबंध का एक हिस्सा कोट किया गया है। इस हिस्से में गांधी जो लिखते हैं कि ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वो आत्मा की देखभाल करना होता है, ठीक है, पर आत्मा से पहले शरीर भी होता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में एक दिमाग भी होता है। उस दिमाग के अंदर जितना गंध ब्राह्मणवाद ने भरा है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो गंध उस समय गांधी के दिमाग में भी रहा होगा, तभी वो ब्राह्मण का कर्तव्य आत्मा की स्वच्छता से कंपेयर कर रहे हैं। जबकि आत्मा जैसा कोई चीज होती है नहीं होती, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ना ही मैंने देखा ना ही आपने देखा, ये काल्पनिक शब्द है कि आत्मा, ठीक है। उसकी वो तुलना कर रहे हैं एक ऐसे समाज से जो यथार्थ में एक पूरे समुदाय का, उसमें मैं भी आता हूं और आप भी आते होंगे, और उनका मानव मल साफ करता है, उनकी टट्टी साफ करता है। अगर मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं और देसी भाषा का इस्तेमाल करूं तो उनकी टट्टी वो साफ करता है, उनकी टट्टी अपने सर पर ढोके ले जाता है वो पूरा समाज। और आप उसको ये बोल रहे हो कि हमें ब्राह्मण के समकक्ष लेकर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे समझना चाहता हूं कि क्या गांधी ब्राह्मण को एक भंगी के स्तर पर ले जाना चाहते हैं या एक भंगी को ब्राह्मण के स्तर पर लेके जाना चाहते हैं? अल्टीमेटली जहां तक मैं समझता हूं, गांधी केवल शब्दों का जाल बुनकर ये जताना चाह रहे हैं कि जो भंगी का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और नो डाउट वो है भी, लेकिन गांधी ये चाहते हैं कि सिर्फ भंगी समाज ही उसे करे। अब इसके लिए मैं आपको उनका आगे एक उसी निबंध का एक और हिस्सा मैं कोट करता हूं यहाँ पर। और फिर गांधी ने उन शैक्षणिक आवश्यकताओं, व्यवहार कौशल और शिष्टाचार को रेखांकित किया जो एक आदर्श भंगी में होना चाहिए। ये उनके निबंध का हिस्सा है। तो फिर वे कौन से अनुकरणीय गुण हैं जो ऐसे समाज में सम्मानित सेवक में होने चाहिए? मेरी राय में एक आदर्श भंगी को स्वच्छता के सिद्धांत का गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि कैसे एक सही तरह से शौचालय का निर्माण किया जाता है और उसे साफ करने का सही तरीका क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि मल दुर्गंध पर कैसे काबू पाया जाए और उस दुर्गंध को कैसे नष्ट किया जाए, और विभिन्न रोगाणुनाशक के विषय में जो मल मूत्र को अहानिकारक बना दें, उसे इसी प्रकार मल मूत्र को खाद्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे आदर्श भंगी को मल और मूत्र की गुणवत्ता की परख होगी। वह मल और मूत्र की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी करके अपनी पैनी नजर हमेशा बनाए रखेगा और समय समय पर संबंधित व्यक्ति को उचित चेतावनियां देता रहेगा। आगे लेखिका लिखती हैं कि मनुस्मृति कहती है कि एक शूद्र को कभी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें ऐसा करने की क्षमता हो तब भी, क्योंकि जब शूद्र धन दौलत इकट्ठा कर लेता है तो वह ब्राह्मण में खिज उत्पन्न करता है। गांधी एक बनिया जिसकी जाति के लिए मनुस्मृति सूदखोरी का दिव्य व्यवसाय के रूप में निर्देशित करती है, कहता है
ऐसे आदर्श भंगी को अपने व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हुए इसी केवल पवित्र कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे कभी भी इस व्यवसाय से धन दौलत इकट्ठा करने का सपना नहीं देखना चाहिए। चलिए, जब हम इस किताब में इस मुद्दे पर बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को और कुछ डिटेल देना चाहूंगा कि गांधी और गांधी के प्रतिनिधियों की सोच बहुजन समाज या दलित वर्ग के लोगों के लिए क्या थी। इसके लिए मैं उन्हीं के शब्दों को कोट यहां पर करना चाहूंगा। यहां पर मैं इस किताब का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और वहां से आप समझ पाएंगे कि गांधी के प्रतिनिधि और गांधी की खुद की दलितों के लिए क्या सोच रही थी। 1924 में वायकम सत्याग्रह के नाम से जाने जाने वाला आंदोलन हुआ। वायकम कोट्यम से 20 मील की दूरी पर त्रावणकोर अब केरल प्रदेश में स्थित है। वायकम के महादेव मंदिर के अगल बगल से गुजरने वाली सड़कों के सभी जातियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग की मांग को लेकर हुए इस आंदोलन में इजवा समुदाय, जिसे शूद्र माना जाता है, और पुलिया, जो कि अछूत है, शामिल हुए। सत्याग्रह के नेताओं में से एक जॉर्ज जोसेफ थे, जो कि एक सीरियाई ईसाई और गांधी के प्रशंसक थे। गांधी ने एक गैर हिंदू द्वारा हिंदुओं के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करने की निंदा की। समान तर्क 3 वर्ष पहले गांधी पर लागू नहीं होता था, जब गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी को एक भारतीय शासित राज्य में त्रावणकोर ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत थी, जो त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा शासित थी। पूर्ण रूपेण सत्याग्रह का समर्थन करने में भी हिचकिचाहट थी। सत्याग्रह के दौरान जॉर्ज जोसेफ को कैद कर लिया गया। गांधी का जाति के मुद्दे पर ढूलमूल रवैया देख जॉर्ज का गांधी से पूरी तरह मोह भंग हो गया। जैसे ही वायकम में तनाव बढ़ा, सी गोपालाचारी, कांग्रेस के नेता और गांधी के खास सिपे सालार, ने मामले की देखरेख के लिए वायकम की यात्रा की। 27 मई 1924 को उन्होंने वायकम के चिंतित विशेषाधिकार प्राप्त हिंदुओं को तसल्ली देते हुए एक सार्वजनिक भाषण में कहा, वायकम और किसी अन्य स्थान के लोगों को इस डर को निकाल देना चाहिए कि महात्मा जी जाति का खात्मा चाहते हैं। महात्मा जी जाति व्यवस्था का खात्मा नहीं चाहते, बल्कि अस्पृश्यता का खात्मा चाहते हैं। महात्मा जी की यह इच्छा नहीं है कि आप लोग थिया या पुलिया अछूत जातियों के साथ बैठकर भोजन करें। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें दूसरे मनुष्यों के नजदीक जाने और उन्हें छूने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक गाय या घोड़े के नजदीक जाकर उन्हें छूते हैं। महात्मा जी आपसे यही चाहते हैं कि आप तथाकथित अछूतों को उसी नजरिए से देखें जैसे आप हानिकारक पशुओं को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो श्री गोपालाचारी थे, उनके क्या विचार थे। वो जानवरों की तुलना इंसानों से कर रहे हैं और वो तथाकथित स्वर्ण जाति के लोगों को समझा रहे हैं कि आपको केवल इतना ही देखना है, आपको केवल इतना ही समझना है कि आप जिस तरह से गाय या कुत्ते के नजदीक जाते हैं, आप इन दलितों के भी नजदीक जा सकते हैं। तो ये थे उनके जाति के ऊपर विचार। उनके सिपे सालार, उनके बहुत ही नजदीकी, बहुत ही करीबी व्यक्ति सी गोपालाचारी थे। मार्च 1925 में गांधी स्वयं बीज बचाव करने के लिए वायकम पहुंच गए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों के साथ सलाह मशवरा किया। पुजारियों ने गांधी जी को एक गैर ब्राह्मण थे गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। गांधी और त्रावणकोर की महारानी ने सौदेबाजी करके एक समझौता कराया, सड़कों के नए सिरे से निर्माण कराया ताकि वे मंदिर से इतनी दूर हो जाएं कि उनके प्रदूषण से मुक्त रहें। सड़कों के जो विवादास्पद हिस्से थे वे ईसाई, मुसलमान और अवर्णों, अछूतों के लिए पहले की तरह वर्जित ही रहे और इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का पहले भी कोई अधिकार नहीं था और आंदोलन के समझौते के बाद भी इन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला। यह कहते हुए कि रूढ़िवादी मित्रों को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे हैं, गांधी ने सत्याग्रह वापसी की सलाह दी, परंतु स्थानीय सत्याग्रहियों ने अपना संघर्ष जारी रखा। 12 वर्ष पश्चात नवंबर 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने भारत में मंदिर प्रवेश की पहली उद्घोषणा की।
तो गांधी जी वहां पर गए उसको बीच बचाव करने, और वहां पर गांधी ने जो गांधी और वहां की जो महारानी थी त्रावणकोर की, उनके बीच जो समझौता होता है, उस समझौते के हिसाब से गांधी जो कि संत थे, जो कि महात्मा थे, और राष्ट्र को एक सूत्र बांधने में, जो लोग कहते हैं कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आजादी में योगदान किया। लेकिन गांधी इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा संत, कुछ जो अछूत थे वहां के, उनको अधिकार नहीं दिला पाया। गांधी जो कि महात्मा था, उसको भी वहां के पंडित और पुरोहितों ने मंदिर के गर्भगृह में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो बनिया था, ना कि पंडित था। तो आप इस चीज को समझिए कि ये कितना हानिकारक है और किस तरीके से काम करता है। उसके बाद फिर नवंबर 1926 में त्रावणकोर के जो अगले जो नए महाराज होंगे, उन्होंने उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने भारत में पहली बार मंदिर प्रवेश की पहली उद्घोषणा की। तो ये सारी बातें थी जो गांधी के विषय में बहुत ज्यादा जरूरी थी आप लोगों के लिए कि आप लोग जानें। गांधी के कितने संकीर्ण विचार थे जाति पर, और कभी भी कहीं भी, जहां तक मैंने पढ़ा है गांधी को या गांधी के बारे में जितने राइटर्स हैं, उन्होंने कभी जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध ना तो किया, ना मैंने देखा है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के पास व्हाट्सएप भी होगा, फेसबुक भी होगा, इंस्टा भी होगा। आप एक एक बार इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप्स में या फेसबुक की टाइमलाइन पर आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने इंस्टा की टाइमलाइन पर शेयर करें, या इंस्टा की स्टोरी पर इसका लिंक शेयर करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि जो लेखक है, लेखक ने अपना काम किया, लेखक ने किताब लिखी, मैंने अपना काम किया किताब को पढ़कर, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको साथ साझा करी। इस किताब को आप भी मंगाकर पढ़ सकते हैं और पढ़ना बहुत जरूरी है। इस किताब का नाम है एक था डॉक्टर एक था संत। इस किताब को आप मंगाइए और पढ़िए। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लोग इस किताब को मंगाकर पढ़ेंगे। तो ये किताब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मिल जाएगी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं रजत मौर्य फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करते हुए, या किसी किताब का रिव्यू करते हुए, या फिर किसी ऑथर से, किसी लेखक से, या किसी प्रोफेसर से, किसी जानकार व्यक्ति के साथ किसी किताब पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की जो आदत है उसको विकसित करें, बहुत जरूरी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जौहर।